हाँ भाई, करें शुरू। दिवाली आ रही है, एक धमाकेदार कंपैरिजन तो बनता है इन दो बॉम्ब फोनों का। एक तरफ हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स जिसका बेस वेरिएंट 128GB एंड 6GB वाला है 1.4 लाख रुपीस का, किडनी जाएंगी इसके अंदर। तो दूसरी तरफ सैमसंग S22 अल्ट्रा है जिसका बेस वेरिएंट 12 256GB है एंड ये भाई 1 लाख रुपए का आता है। एंड अगर आप 256GB बाय करने जाओगे ना एप्पल का, तो भैया ये पड़ेगा आपको 1.5 लाख रुपए का। तो एप्पल मस्त चूना लगा रहा है किडनी के साथ साथ, भाई ये हमारा गुर्दा भी निकलवाएगा। बात तो सही है। वैसे तो आपको पता होगा मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स की वीडियो काफी पहले डाल दी थी 13 प्रो मैक्स से कंपेयर करते हुए, तो चाहे तो मैं ये कंपैरिजन नेक्स्ट डे ला सकता था, लेकिन हमने ना दोनों फोनों के अंदर घुस के जाना है कि क्या डिफरेंस है एंड कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बस लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमें मजा आता है जब हम इतने एफर्ट्स किसी वीडियो के अंदर डालें और ऐसे लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो पर लाइक का टारगेट भी बढ़ा देते हैं, 20,000 लाइक का एम करते हैं 2000 कमेंट का। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले दोनों की इन हैंड फील से। यहाँ पर सबसे पहले जो दोनों में डिफरेंस आता है वो साइड फ्रेम का ही है। सैमसंग में आर्मर ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है जो कि मैट फिनिश के साथ आता है। मस्त पराठे वराठे खाकर जाओ, इस पर बिल्कुल फिंगरप्रिंट नहीं लगते। वहीं पर जो एप्पल है, मतलब हमारा आईफोन है, इसका साइड का फ्रेम बिल्कुल चमक धमक के साथ आता है, ऐसा लगता है नहा धोकर निकला हो। ये है स्टेनलेस स्टील का फ्रेम एंड इसे जैसे आप साफ करके हाथ लगाओगे इस पे फिर से निशान आ जाएंगे। मेरी जवानी इसी के अंदर निकल जाएगी, पैसा बर्बाद। इसके बाद जो दोनों में डिफरेंट है वो है दोनों का लुक। ये सब्जेक्टिव चॉइस है कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद है। एप्पल ने यहाँ पर कुछ नया नहीं करा, सेम ही 13 प्रो मैक्स वाले ही लुक है। बाकी यहाँ पर ये मेरे पास न्यू कलर है। एंड दूसरी तरफ सैमसंग S22 अल्ट्रा है जो कि व्हाइट कलर में है। एंड यहाँ पर जो बैक में ग्लास मिलता है ये विक्टस प्लस प्रोटेक्शन है एंड एप्पल यूज करता है कस्टम कॉर्निंग ग्लास। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की प्रोटेक्शन दी है दोनों ही फोनों की बैक पर। एंड यहाँ पर दोनों की इन हैंड फील में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों प्रीमियम फील होते हैं, लेकिन एप्पल का साइड का फ्रेम फ्लैट है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लैट वाली फील देता है, ऐसा लगता है थोड़ा सा इसकी विड्थ ज्यादा हो। बट वहीं पर जो सैमसंग है भाई ये काफी लंबा फोन है, 6.8 इंच की हाइट है इसकी डिस्प्ले की, तो इस वजह से लंबा हो गया हमारा फोन। कॉम्प्लेन इसने ज्यादा ही पिया है, तो जिसकी वजह से थोड़ी डिफरेंट फील देता है। बट इसकी ग्रिप ज्यादा अच्छी बनती है बिकॉज ऑफ कर्व एजेस। तो यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। बट देखना आपको कि आपको तगड़ी ग्रिप वाला फोन चाहिए या थोड़ा सा वाइड लगने वाला फोन चाहिए। और दोनों फोन में एक चीज तो कॉमन है, वो है आईपी रेटिंग। दोनों ही IP68 वाटर रेटिंग के साथ आते हैं। दोनों को आप मस्त लेकर नहा सकते हैं भाई। बट सैमसंग जहां पर 1.5 मीटर तक 30 मिनट्स के लिए वाटर प्रूफ है, तो एप्पल है 6 मीटर तक 30 मिनट्स के लिए वाटर प्रूफ। एंड मैंने अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स को ना काफी अच्छे से डुबाया था एंड मेरे आईफोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो काफी अच्छे से वर्क करता है। और सैमसंग के पास एक खूबी और है जो है S पेन की। ये फोन को बिल्कुल अलग बना देता है हटकर, और आप इससे कभी भी किसी भी वक्त नोट बना सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ना काफी यूजफुल लगता है। मम्मी राशन बोले लिखने के लिए, तो इसमें आप मस्त लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर जैसे आप बैक से फ्रंट की तरफ फ्लिप करोगे दोनों ही फोनों को, तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट डिस्प्ले मिलती है। सैमसंग में भाई बहुत छोटा सा पंच होल दिया गया है, लेकिन एप्पल में वहीं पर डायनेमिक आइलैंड दिया है। और इस तरीके का ना कटआउट सैमसंग अपने S10 प्लस के अंदर दे चुका है, लेकिन वो साइड में था और वहां पर 2 कैमरास थे। बट एप्पल ने यहाँ पर जो इतना बड़ा कटआउट दिया, इसके पीछे रीजन सिंपल सा है। यहाँ पर 3D रिकॉग्निशन के लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर यूज करा है एंड इसकी वजह से इतना बड़ा साइज हुआ है। बाकी यहाँ पर बीच में से पिक्सेल्स डेड भी हैं, जैसे मैंने आपको 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स वाली वीडियो के अंदर बताया था। लेकिन एप्पल ने इस कटआउट को डिसएडवांटेज की तरह नहीं, एडवांटेज की तरह यूज करा है। भाई यहाँ पर जो नोटिफिकेशन मिलती है वो सभी इसी के अंदर मिलती है। जब आप अपने फोन को चार्ज करोगे आपको किसी ऐप की नोटिफिकेशन आएगी, हर चीज इसी के अंदर मिलती है। इवन ये टास्क बार की तरह भी काम करता है। स्प्लिट होता है ना, बहुत ही शानदार लगता है। बाकी अभी काफी एंड्रॉइड कंपनी ने इसे कॉपी भी कर लिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है एंड आई थिंक इस साल जल्दी एंड्रॉइड में मिल जाएगा ऑफिशियली। अब यहाँ पर अगर चिन देखोगे दोनों ही फोनों की तो बिल्कुल इक्वल मिलती है, लेकिन साइड बेजल देखोगे तो सैमसंग के थोड़े से कम है। इसके पीछे एक रीजन और है, क्योंकि यहाँ पर कर्व डिस्प्ले दी गई है। कर्व डिस्प्ले से हमें अलग ही लगाव है। बाकी आप बताना आपको पंच होल अच्छा लग रहा है, डायनेमिक आइलैंड अच्छा लग रहा है आपका, भाई आपके कमेंट जरूर पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा प्रोटेक्शन की बात कर लें, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो सैमसंग में जहां पर विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन दी है, तो एप्पल लगातार तीसरी साल दे रहा है सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन। हालांकि अच्छी प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर आप विदाउट स्क्रीन गार्ड फोन चलाओगे तो यहाँ पे स्क्रैचेस विक्टस प्लस के कंपैरिजन में जल्दी आ जाती हैं। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों ही प्रोटेक्शन काफी ज्यादा सही है। अब ये तो बात हो गई प्रोटेक्शन की, बेजल चिन की, लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वालिटी की। तो यहाँ पर दोनों के अंदर जो डिस्प्ले है वो है तो सेम, लेकिन अलग अलग कंपनी अलग अलग मार्केटिंग टर्म। तो एप्पल बोलता है यहाँ पर LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल एंड सैमसंग बोलता है डायनेमिक एमोलेड 2X पैनल। एंड यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है उसमें फर्क मिलता है। सैमसंग में 2K डिस्प्ले है, तो एप्पल के अंदर फुल HD से थोड़ी ज्यादा एंड 2K से थोड़ी कम रेजोल्यूशन मिलते हैं। बाकी यहाँ पर दोनों ही डिस्प्ले HDR सपोर्ट के साथ आती हैं। बट एप्पल के अंदर HDR10 और डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, वहीं पर सैमसंग के अंदर HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पर जब हमने दोनों के अंदर कंटेंट देखा नॉन HDR, तो यहाँ पर एप्पल की डिस्प्ले के अंदर कलर्स न्यूट्रल मिल रहे थे और वहीं पर सैमसंग की डिस्प्ले में कलर्स काफी पंची मिल रहे थे। एंड पर्सनली मुझे पंची कलर पसंद है। लेकिन जब आप HDR में कोई कंटेंट देखोगे दोनों डिस्प्ले के अंदर, HDR में जो दोनों की
की क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, कलर सेम मिलते हैं, डिटेल सेम मिलती है, लेकिन एप्पल के पास जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो 2000 निट्स तक की मिलती है। सैमसंग के पास 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिसकी वजह से HDR में जब कोई ब्राइट पार्ट आता है एप्पल में वो ज्यादा ब्राइट लगता है। और इसी के साथ जब आपका भाई दोनों फोन को आउटडोर में टेस्ट कर रहा था तो भाई एप्पल की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट थी सैमसंग के कंपैरिजन में, और ये पहली बार हुआ है, मैं इसको देख के शॉक हो गया हूं। इसके अलावा दोनों ही फोनों के अंदर एक बात तो कॉमन मिलती है कि दोनों ही 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। जब आप सिस्टम ऐप चलाओगे लेकिन दोनों ही फोनों के अंदर, तो एप्पल के अंदर ज्यादा तगड़ी स्मूथनेस मिलती है बिकॉज ऑफ एनिमेशन। लेकिन यहाँ पर जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और जब मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करी दोनों ही फोन में, तो वहां पर दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पर भाई दोनों ही फोन अलग ओएस के साथ आते हैं। सैमसंग आता है एंड्रॉइड के साथ, तो एप्पल आता है iOS के साथ। एंड दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड्रॉइड में हमें आजादी मिलती है, हम अपना ऐसे सीना चौड़ाकर घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फोन में, लेकिन iOS में हमारे हाथ बांधे जाते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से इसको लोग काफी कम भी बाय करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप एक ओएस से दूसरे ओएस में स्विच करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेटा ट्रांसफर करने की, एंड सबसे बड़ी उसमें है भाई व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर करने की। हालांकि एप्पल के अंदर जो व्हाट्सएप है उसमें अब एक ऑप्शन मिल चुका है मूव चैट टू एंड्रॉइड, लेकिन एंड्रॉइड में नहीं मिलता। एंड काफी बार अगर हम सेम ओएस में भी व्हाट्सएप के डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। सपोज मेरा डेटा 5 GB का है, तो पहले मैं उसे अपलोड करूंगा फिर डाउनलोड करूंगा, तो बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस सॉफ्टवेयर को। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप हैवी से हैवी व्हाट्सएप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो कुछ सिंपल स्टेप्स में। एंड इस सॉफ्टवेयर के अंदर ना आप किसी भी प्लेटफॉर्म के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, iOS टू एंड्रॉइड या एंड्रॉइड टू iOS। एंड मेरा फेवरेट फीचर क्या है इसके अंदर कि आप किसी भी सिलेक्टिव डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो इसमें। बाकी अगर आप चाहते हो अपने फोन का बैकअप बनाना अपने पीसी के अंदर, तो इस सॉफ्टवेयर में वो भी काफी इजीली हो जाता है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर पेड है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, बट अभी 20% का ऑफ चल रहा है और ये अपनी साइट पर iPhone 14 का गिव अवे भी कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। खैर अब टॉपिक पर वापस चले, तो जब मैं दोनों की डिस्प्ले में कंटेंट देख रहा था विदाउट ईयरफोन्स, तो यहाँ पर स्पीकर्स एप्पल के ज्यादा अच्छे से ट्यून्ड है, यहाँ पर लाउडनेस ज्यादा अच्छी है, बेस अच्छा है, ट्रैवल हर चीज भाई एप्पल के स्पीकर्स में ज्यादा तगड़ी देखने के लिए मिलती है। बट एप्पल ने इस बार अपनी प्रो सीरीज के अंदर जो AOD दिया है ना वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक तो काफी ज्यादा ब्राइट है एंड इसमें ना आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलते जैसे कि सैमसंग के अंदर मिलते हैं। सैमसंग में आप AOD को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, ये भी सेट कर सकते हैं आपको किस टाइम इसे ऑफ करना है। एप्पल के अंदर ये ऑफ काफी टाइम बाद होता है, इसकी वजह से मेरे को लग रहा है पक्का इसके अंदर स्क्रीन बर्न होने वाला है, पक्का रिपोर्ट आने वाले हैं कुछ टाइम में। तो AOD के अंदर कस्टमाइजेशन मिलनी चाहिए थी एप्पल के अंदर, जो सैमसंग के अंदर पहले से ही मिलती। अब एक चीज दोनों फोनों के अंदर अलग है, वो है सैमसंग के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया अल्ट्रासोनिक। अगर मैं इसे लेटेस्ट जनरेशन से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा स्लो है, बट सैमसंग के कंपैरिजन में इस बार इसकी रिकॉग्निशन फास्ट मिलती है। बाकी जो एप्पल है इसके पास फेस आईडी दी गई वो भी 3D रिकॉग्निशन के साथ, तो इस मामले में दोनों ही फोन बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। अब टाइम आ गया है किसका प्रोसेसर बेस्ट है उसकी बात करने की। तो एप्पल में A16 बायोनिक प्रोसेसर है, तो सैमसंग के अंदर 8 Gen 1 है। जी हाँ, इसमें 8+ Gen 1 नहीं है क्योंकि ये फोन पहले आ चुका था, तो इनको ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब हमने कंपेयर करा, सबसे पहले A16 बायोनिक हेक्साकोर प्रोसेसर है, तो 8 Gen 1 है हमारा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर। लेकिन इतिहास में हमने देखा है पहले भी कि भाई हेक्साकोर प्रोसेसर ने ऑक्टा-कोर को पेल के मारा है। खत्म, बाय बाय टाटा। तो यहाँ पर जब हमने कंपेयर करा दोनों को, तो यहाँ पर Geekbench के अंदर जो स्कोर्स आए उसमें एप्पल करीब दुगना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इसको साइड करा हमने एंड फिर हमने GPU टेस्ट रन कराया, 20 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट रन कराया हमने दोनों ही फोनों के अंदर। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे जब हमने टेस्ट रन कराया, यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी थी वो एप्पल की ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली, लेकिन एप्पल ने ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी, जिसकी वजह से जो इसका टेम्परेचर था वो सैमसंग के कंपैरिजन में कम था। लेकिन सैमसंग में एक बात तो अच्छी लगी मेरे को कि जितना लास्ट टाइम टेम्परेचर ये रेस कर रहा था इसकी पहली वाली सीरीज, उतना नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सैमसंग ने भी इंप्रूवमेंट करी, बट ऑल ओवर GPU में जो स्ट्रॉन्ग है वो एप्पल निकल कर आया। अब इन सारी चीजों को अगर साइड करूं और प्रैक्टिकली बात करूं ना, तो यहाँ पर जब हमने दोनों के अंदर गेम खेला, BGMI तो जा चुका है भाई, तो हमारे दिल का टुकड़ा निकल गया। लेकिन यहाँ पर जब हमने दोनों के अंदर एपेक्स ट्राई करा, क्योंकि वो आजकल हर कोई खेल रहा है, आप खेल रहे हो नहीं कमेंट्स में बता सकते हो। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो सैमसंग S22 अल्ट्रा के अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल की मिलती है, एप्पल के अंदर बिल्कुल टॉप नॉच की सेटिंग दी गई है। एंड गेम प्ले के अंदर भाई एप्पल ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहा था, और जब मैंने दोनों के अंदर 1-1.5 घंटे खेल लिया, दोनों इक्वली वार्म होते हैं, यहाँ पर किसी में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर एप्पल के अंदर एक प्रॉब्लम है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस तो तगड़ी है लेकिन ये ब्राइटनेस बहुत खतरनाक तरीके से ड्रॉप कर लेता है। तो एप्पल को गेमिंग मोड जैसी कुछ चीज देनी चाहिए जिसमें ब्राइटनेस लॉक कर सके। सैमसंग में वहीं पर ब्राइटनेस लॉक की जा सकती है। बाकी मैंने एक काफी तगड़ा गेम निकाला जो कि आपने सुना ही होगा, जिनशिन इंपैक्ट, जिसकी अगर फाइल की बात करूं तो उसका फाइल साइज ही अराउंड 13 GB का होता है। तो जब हमने दोनों के अंदर खेला तो कंसिस्टेंसी भाई एप्पल की ज्यादा अच्छी थी, मैंने बहुत टाइम तक प्ले करा। सैमसंग के अंदर क्या है, आधे घंटे तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद फोन काफी ज्यादा हीट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि
इसने ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करी थी और साथ ही जो फ्रेम ड्रॉप्स थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। तो यहाँ पर एप्पल की जो कंसिस्टेंसी जिनशिन इंपैक्ट में वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिली है मुझे। मैं इसे टॉप पर रख सकता हूँ जिनशिन इंपैक्ट में। तो अगर आप आधे घंटे के अराउंड गेमिंग करोगे तो दोनों में इतना फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है तो भैया एप्पल है आपके लिए, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हमने जीपीयू के अंदर देखा कि एप्पल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी रन कराया। सेम फाइल डाली दोनों के अंदर, सेम सेटिंग्स रख के जब हमने 1080p में रेंडर करी फाइल तो एप्पल यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी रेंडर कर देता है, लेकिन जब हमने 4K में रेंडर करी ना फाइल तो यहाँ पर सैमसंग बहुत आगे निकल गया एंड सैमसंग ने जल्दी रेंडर कर दी थी फाइल। तो इस रिजल्ट को देखकर तो मैं भी शॉक हो गया हूँ, क्योंकि हमेशा एप्पल ही जीतता आ रहा था, बट इस बार भाई सैमसंग ने बाजी मार ली 4K वीडियो रेंडरिंग के अंदर। तो ऑल ओवर एक नॉर्मल पर्सन को तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी दोनों ही फोनों के अंदर, ऑलमोस्ट सेम सी। बट अगर आप गेमिंग के लिए चाहते हो फोन बाय करना तो यहाँ पर भाई एप्पल की कंसिस्टेंसी डेफिनेटली ज्यादा अच्छी है, बट इसमें वही ब्राइटनेस ड्रॉप वाला इशू काफी खतरनाक लगता है मेरे को। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात करें तो एप्पल के अंदर पहली बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर डाला है और सैमसंग में 108 मेगापिक्सल का कैमरा आ चुका है। एंड अभी ना सैमसंग जो S23 लाएगा उसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर हो सकता है, ऐसा लीक्स में बताया जा रहा है। बट यहाँ पर क्या मेगापिक्सल ही सब चीज होती है? तो नहीं, मैं पहले ही बताता था कि सेंसर साइज इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंसर साइज अगर मैं देखूं दोनों ही फोनों का कंपेयर करूं तो एप्पल का सेंसर साइज ज्यादा बड़ा है 108 मेगापिक्सल सैमसंग के कंपैरिजन में, और ये सोनी का कस्टमाइज कैमरा सेंसर है जो एप्पल में डाला गया है। लेकिन सेंसर साइज के बेनिफिट्स की बात हम आगे करेंगे, अभी बात करते हैं जिसके लिए हम एप्पल को इतना भर भर के पैसा देते हैं उसकी। अब दोनों फ्लैगशिप फोन है तो दोनों के अंदर 4K 60 FPS में स्टेबलाइजेशन देखना तो बनता है, और यहाँ पर हमने पहले भी देखा है कि दोनों के अंदर स्टेबलाइजेशन काफ़ी कमाल की होती है। बट यहाँ पर अगर डायनेमिक रेंज की बात की जाए तो एप्पल अपोजिट लाइट में भी डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखता है वीडियो में, वहीं पर सैमसंग थोड़ा ब्लैक कर देता है। लेकिन कभी कभी है ना कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा गोरा भी कर देता है। तो अभी मैं रिजल्ट देख के बताऊंगा कि किसके अच्छे लग रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी भाई एप्पल वीडियो क्वालिटी में बाजी मार जाता है। स्किन का टेक्सचर और टी शर्ट का टेक्सचर भाई नेक्स्ट लेवल है, एंड अपोजिट लाइट में यहाँ पर एक्सपोजर इतना गोरा नहीं कर दिया जितना कि सैमसंग ने किया। तो यहाँ पर सैमसंग से बेटर निकल कर आया वीडियो क्वालिटी में। एंड एप्पल ने ना इस बार जैसे सैमसंग सुपर स्टेरी मोड देता है अपने फोन के अंदर, इस तरीके का मोड दिया है अपने फोन में जिसे एक्शन मोड के नाम से इन्होंने प्रमोट किया है। और एक्शन मोड के अंदर एडवांटेज ये है कि सैमसंग के स्टेरी मोड में ना सिर्फ आप 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एप्पल के एक्शन मोड के अंदर 2.8 के 60 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड दोनों ही फोन ना इस मोड के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर को यूज करते हैं। एंड जब आपके भाई ने भागते दौड़ते वीडियो रिकॉर्ड करी तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भाई एप्पल की काफी ज्यादा खतरनाक थी, बट मेरे को कलर्स ना इसमें सैमसंग के ज्यादा अच्छे लगे। बाकी यहाँ पर इस बार एप्पल ने एक इंप्रूवमेंट और करी है, वो है सिनेमैटिक मोड के अंदर 4K तक में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सैमसंग में सिर्फ 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्किन का टेक्सचर एंड ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी एप्पल की अच्छी है, लेकिन जो एज डिटेक्शन है भाई सैमसंग का बहुत ही ज्यादा कमाल का। एप्पल को कुछ इंप्रूव करना चाहिए था, क्योंकि जब ये कमर्शियल दिखा रहे थे उसके अंदर लग रहा था कि एज डिटेक्शन इंप्रूव कर रहा है, लेकिन रियलिटी में सेम ही देखने के लिए मिला। तो मस्त चूना लगा रहा है एप्पल। बाकी यहाँ पर लो लाइट के अंदर मैंने जितना देखा ग्रेन्स मिलते सैमसंग में, एप्पल काफी अच्छे से मेंटेन करके रखता है इन सारी चीजों को। एंड अगर आप थोड़ी सी लाइट में जाते हो तो एप्पल बहुत अच्छे से लाइट शो करता है, सैमसंग काफी डल रखता है। तो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस वीडियो के अंदर एप्पल की ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो सैमसंग में भाई 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और एप्पल के अंदर 12 मेगापिक्सल का विद ऑटो फोकस। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करी हमने, आप देख सकते हैं। अब दोनों फ्लैगशिप में एक बात तो कॉमन मिलती है कि दोनों से आप 4K 60 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड व्यू फाइंडर के अंदर तो भाई सैमसंग की स्टेबलाइजेशन ज़्यादा तगड़ी लग रही है फ्रंट कैमरे की। बट होता क्या है ना, आईफोन भी प्रोसेसिंग के बाद काफ़ी स्टेबल कर देता है वीडियो। तो अब आप मुझे बताना आपको ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। बाकी अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट में हूँ एंड अब अपोजिट ले जाते हैं थोड़ा सा लाइट को। एंड डायनेमिक रेंज देखिए आप, एंड कमेंट्स में बताना आपको किसकी अच्छी लग रही है। तो फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी भाई एप्पल की स्लाइटली बेटर है, जितना बैक में मिला था फर्क उतना तो नहीं है। तो दोनों में से आप किसी को भी पिक कर सकते हो। एंड इस बार भी जैसे बताया मैंने, बैक कैमरे में आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K में सिनेमैटिक वीडियो में रिकॉर्ड, तो इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हो। लेकिन सैमसंग में 1080p में रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन सैमसंग का एज डिटेक्शन काफी ज्यादा कमाल का। अब यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस क्या है कि एप्पल के अंदर अगर आप ज्यादा लो लाइट में चले जाते हो ना तो ये डल नहीं करता कलर, सैमसंग वहीं पर डल कर देता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एप्पल को पिक करूंगा। हालांकि ग्रेन्स दोनों के अंदर भर भर के मिलते हैं। और अगर आप स्ट्रीट लाइट के नीचे सिनेमैटिक मोड में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पर सैमसंग स्किन टेक्सचर काफी अच्छे से मेंटेन करता है और इसमें ग्रेन्स भी नहीं मिलते। एप्पल बहुत ज्यादा गोरा कर देता है, ऐसा लग रहा है जैसे फेयर एंड लवली लगा के आया हूं भर भर के। अब यहाँ पर ये तो हो गई वीडियो की बात। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया बड़े सेंसर की ना काफी एडवांटेजेस होती है, जैसे कि डेप्थ ऑफ फील्ड कमाल का मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो एप्पल है, मैंने आपको बताया था अगर आप सब्जेक्ट के थोड़ा सा भी पास जाते तो अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट होकर मैक्रो मोड लगा लेता है। तो मैंने जितनी फोटो कैप्चर करने की कोशिश करी
सैमसंग काफी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर दिखा देता है क्योंकि ये मेन कैमरे पर ही रहता है, वहीं पर जो आपका आईफोन है ये शिफ्ट कर लेता है, तो ये मेरे को प्रॉब्लम लगी। बाकी डेप्थ ऑफ फील्ड भाई एप्पल का ज्यादा अच्छा है, एंड मैक्रो मोड के अंदर जो टेक्सचर है, डिटेल है, वो भाई एप्पल की नेक्स्ट लेवल है। सही बोलते हैं, इसे डॉक्टर यूज कर सकते हैं टेस्ट के लिए। और यहाँ पर मैंने सैमसंग में एक प्रॉब्लम नोट करी है, जब आप रैंडमली फोटो कैप्चर करते हो ना तो काफी बार बैकग्राउंड को फोकस में ले लेता है, जिसकी वजह से आपको मेन सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए टैप करके फोकस लेना पड़ेगा। और आईफोन के अंदर वहीं पर कभी कभी HDR अच्छे से काम नहीं करता। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है मैं कहीं फोटो में बायस्ड हो रहा हूं, तो आप पूरी वीडियो को म्यूट करके ये वाला पार्ट देख सकते हो, फोटो वाला, क्योंकि यहाँ पर जो कलर्स है वो पर्सनल प्रेफरेंस पर भी जाते हैं। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप पूरी वीडियो के अंदर जो फोटो वाला पार्ट है उसमें मेरी टी शर्ट का कलर और टेक्सचर जरूर नोट करना है, कमेंट में जरूर बताना कि आपको किसका कंसिस्टेंट लगा और किसकी फोटोज अच्छी लगी। अब यहाँ पर जब हमने अपनी फोटो क्लिक कराई तो सबसे पहला फर्क जो आता है वो कलर्स में आता है। एप्पल में न्यूट्रल कलर मिलते हैं, तो सैमसंग के अंदर ऐसा लगता है फिल्टर लगाया हो। और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर दोनों लाइट कंट्रोल काफी अच्छा करते हैं। लेकिन भाई जो अब 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाला है ना, ये हमने हाई रेज में फोटो कैप्चर नहीं करी, उसके बाद भी जो डिटेल है वो आईफोन के पास ज्यादा अच्छी है, एंड बैकग्राउंड में नेचुरल ब्लर भी आईफोन में ज्यादा अच्छा मिलता है बिकॉज ऑफ बिग कैमरा सेंसर। और इसी के साथ जब बैकग्राउंड में लाइट होती है, आप शैडो में फोटो कैप्चर करते हो, तो सैमसंग ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल कर पाता है बिकॉज ऑफ गुड HDR। एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का ही अच्छा है। बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल काफी अच्छे से कर लेते हैं दोनों ही, लेकिन जो फ्लेयर है वो आईफोन थोड़ा ज्यादा अच्छा कर पाता है कंट्रोल डे लाइट कंडीशन के अंदर। इसके अलावा जो पोर्ट्रेट मोड है दोनों का सेम ही परफॉर्म करता हुआ दिखा, फर्क आया तो सिर्फ कलर्स में। अब यहाँ पर जो 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर दिया है दोनों ही फोन में, वो 12 मेगापिक्सल का, एंड जब हमने इससे फोटो कैप्चर करी तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज S22 अल्ट्रा की ज्यादा अच्छी थी, लेकिन स्काई का कलर आईफोन ने नेचुरल दिखाया था। और ऑल ओवर में शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं टेलीफोटो कैमरा सेंसर के लिए, आपको फोटो क्लिक करनी है, सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, तो S22 अल्ट्रा है उसके लिए यहाँ पर बहुत ही कमाल की फोटो कैप्चर करके देता है। वहीं पर आईफोन के अंदर ना स्किन टेक्सचर रियल लगता है, जिसको आपको एडिट करना ही पड़ेगा अगर आपके मेरी तरह दाग धब्बे हैं तो। इसके अलावा डिटेल्स दोनों में सेम ही मिली, एंड ऑल ओवर यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा सेंसर मुझे सैमसंग का थोड़ा सा अच्छा लगा है बिकॉज ऑफ कलर। इसके अलावा सैमसंग के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज आती है वो है पेरिस्कोप कैमरा सेंसर की। आप 100x तक जूम करके फोटो कैप्चर कर सकते हो, वो भी शार्पनेस के साथ, एंड इसकी वजह से ना यहाँ पर आप किसी भी चीज को दूरी से ही पढ़ सकते हो फोन में, तो मेरे को ये बहुत सही लगा। अब यहाँ पर एप्पल ने बोला था कि हम अपने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर को इंप्रूव करेंगे, तो हमने फोटो क्लिक कर दी। सबसे पहले तो मेरे को फील्ड ऑफ व्यू भाई आईफोन के अंदर थोड़ा सा अच्छा लगा है, बट आईफोन के अंदर जो डायनेमिक रेंज है वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी जितना S22 अल्ट्रा के अंदर है, बट यहाँ पर डिटेल्स दोनों के अंदर सेम है। और जब आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोटो कैप्चर करते हो तो सैमसंग लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में ना थोड़ी ब्लैक ब्लैक कर देता है, इमेज शैडोज को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आईफोन की फोटो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में मिक्स रिजल्ट है, एक को अच्छा नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक जगह बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है, वो है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में। यहाँ पर हमने लो लाइट के अंदर विदाउट नाइट मोड में फोटो क्लिक करी और यहाँ पर देखा भाई आईफोन के अंदर जो टेक्सचर है वो बहुत ही कमाल का देखने के लिए मिला। लाइट के साइड साइड में ब्लूमिंग इफेक्ट भी नहीं मिला, और एक फोटो नहीं, यहाँ पर हमने मल्टीपल फोटोज क्लिक करी हैं। बाकी यहाँ पर जैसे हमने नाइट मोड लगाया, सैमसंग और आईफोन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो सिर्फ कलर का था। आईफोन में वार्म टोन मिलता है तो सैमसंग में कूल टोन मिलता है। इसके अलावा मेरे को नाइट मोड दोनों का सेम ही परफॉर्म करता हुआ दिखा, दोनों में सेम ही शार्पनेस मिली है। और अगर आप फोटो क्लिक करते हो, आपके बैक में लाइट है और आप बैठे हुए मेरी तरह इस पोजीशन में, तो यहाँ पर भैया सैमसंग की मेरे को फोटो ज्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर मेरे को शार्पनेस थोड़ी बेटर लगी है, और आप अगर देख रहे हो शैडोज को अच्छे से हाईलाइट भी कर रहा है। बाकी स्ट्रीट लाइट के नीचे अगर डायरेक्ट फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्पल के अंदर टी शर्ट का टेक्सचर तो अच्छा लगेगा, लेकिन ऑल ओवर फोटो सैमसंग की अच्छी लगी। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर सैमसंग लो लाइट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, एंड आर्टिफिशियल लाइट के अंदर सैमसंग कुछ ज्यादा चमका देता है, आईफोन बहुत ही कमाल का परफॉर्म करता है, एंड एज डिटेक्शन भी एप्पल का थोड़ा बेटर है, हेयर से आप देख सकते हैं। लेकिन 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर बिल्कुल लो लाइट के अंदर सैमसंग का ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, आईफोन में बहुत ज्यादा ग्रेनी हो जाती है फोटो। और आर्टिफिशियल लाइट के अंदर 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर देखने में तो सैमसंग का अच्छा लगता है, बट पर्सनली मुझे स्किन टोन यहाँ पर आईफोन का ज्यादा अच्छा लगा। बाकी यहाँ पर जैसे एप्पल ने बोला है कि हम यहाँ पर एडेप्टिव फ्लैश दे रहे हैं, तो हमें इसे टेस्ट करना था, और हमने पहले भी सैमसंग S22 अल्ट्रा और iPhone 13 Pro Max के साथ साथ Vivo X80 Pro की फ्लैश को टेस्ट किया, एंड सबसे कमजोर सैमसंग की फ्लैश परफॉर्म कर रही थी। और सेम यहाँ देखने के लिए मिला। एप्पल क्या है कि कलर और टेक्सचर काफी अच्छे मेंटेन करके रखता है, सैमसंग गोरा करने पर ही फोकस करता है, और कभी कभी तो लगता ही नहीं इसने फ्लैश ऑन की हुई है, और एप्पल हर बार कमाल का परफॉर्म करता है फ्लैश में। तो यहाँ पर फ्लैश वाइज एप्पल ज्यादा तगड़ा है। एंड अल्ट्रा वाइड को भी हमने ना भाई लो लाइट के अंदर टेस्ट किया है, और अल्ट्रा वाइड भाई लो लाइट के अंदर सैमसंग का ज्यादा तगड़ा है। एप्पल में भाई ग्रेन्स भी तगड़े मिलते हैं लो लाइट के अंदर, तो यहाँ पर एप्पल थोड़ा और अल्ट्रा वाइड को इंप्रूव कर ले तो बेटर रहेगा। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की फोटोज की हमने बात की नहीं, तो उसे कर लें। तो फ्रंट कैमरा फोटोज में मेरे को जितना भी देखने के लिए मिला है, यहाँ पर शार्पनेस, डिटेल, स्किन टोन, मतलब पूरा ना खूबसूरत करके रखता है सैमसंग। एप्पल वहीं पर आपको नेचुरली दिखाएगा, आपके दाग धब्बे, आपके कितने पिंपल हैं आप गिन सकते हो आराम से। तो ये सारी चीजें अगर आपको पसंद है तो आपके लिए एप्पल है, वरना सैमसंग आपको ज्यादा अच्छी फोटो क्लियरिटी प्रोवाइड करा रहा है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का इक्वल सही लगा मेरे को, बट यहाँ पर जैसे आर्टिफिशियल लाइट की बात
बात आ जाएगी तो एप्पल का स्किन टोन ज्यादा अच्छा लगा, सैमसंग वहीं पर थोड़ा सा ना व्हाइटिश कर देता है, पूरा गोरा करने पर फोकस करता है। लेकिन पोर्ट्रेट मोड लगाते ही यहाँ पर भाई सैमसंग का एज डिटेक्शन ज्यादा अच्छा है और स्किन टोन भी मेरे को थोड़ा बेटर लगा है। बाकी फ्रंट फ्लैश मेरे को दोनों की काफी बेकार लगी है, दोनों को काम करने की जरूरत है। और स्ट्रीट लैम्प के नीचे जब आप फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्किन टोन का फर्क आता है, सैमसंग जहां पर कूल रखता है एप्पल वहीं पर वार्म रखता है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भाई यहाँ पर सैमसंग ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करता है, एप्पल में तो ऐसा लगता है डिटेल है ही नहीं। इसके अलावा इंडोर के अंदर भी हमने फोटो क्लिक करी, काफी जगह तो मिक्स रिजल्ट से, लेकिन मोस्टली टाइम मेरे को सैमसंग के फ्रंट कैमरे की फोटो क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी। यहाँ तक की जो डिटेल्स हैं वो भी सैमसंग के पास स्लाइटली बेटर थी, इतना बड़ा फर्क नहीं था। लेकिन और अगर आप बिल्कुल ट्यूबलाइट के नीचे खड़े होकर फोटो क्लिक करोगे तो एप्पल कर देता है आपको जैसे आप दूसरी ट्यूबलाइट हो बहुत ज्यादा चमका देता है, सैमसंग वहीं पर काफी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। और ऐसे नहीं सिर्फ हमने फ्रंट कैमरे को इंडोर में टेस्ट करा, हमने बैक कैमरे को भी करा है। और बैक कैमरे में ज्यादा अच्छी शार्पनेस, ज्यादा अच्छी लाइट देखने के लिए मिली सैमसंग के अंदर। और पोर्ट्रेट मोड में जब हमने फोटो क्लिक करी ना, कहीं कहीं पर सैमसंग ऐसा लगता है कुछ ज्यादा स्किन को चमकाने पर फोकस करता है, एप्पल वहीं पर काफी अच्छे से टेक्सचर मेंटेन करके रखता है। और 3x के साथ भी सेम ही सीन हमें लगा। तो यहाँ पर काफी मिक्स रिजल्ट्स हैं। अगर आपको चाहिए एक ऐसा फोन जिससे आप फोटो क्लिक करो, डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करो, आपको वीडियो से इतना काम नहीं है तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो, ये रहा। और वहीं पर अगर आपको वीडियो से ज्यादा काम है और आप नेचुरल फोटो क्लिक करना चाहते हो, साथ ही आप एडिट करना पसंद करते हो फोटो, तो यहाँ पर एप्पल आपके लिए बेटर चॉइस होगा। बाकी आप बताना आपको किसकी फोटो एंड वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी, आपको भाई आपके कमेंट्स 100% पढ़ने वाला है। इसके अलावा दोनों के हैप्टिक्स की बात करें तो आईफोन का हैप्टिक ज्यादा सॉलिड है और यहाँ पर सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी दोनों की डब्बा है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अदर ब्रांड की नेटवर्क कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है, वन प्लस, iQOO, Vivo के स्मार्टफोन्स की। यहाँ पर इंडोर के अंदर दोनों ही भाई मस्त हो जाते हैं, यहाँ पर नेटवर्क आते ही नहीं है। और ऐसे इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि दोनों की सार वैल्यू कम ही होती है। बाकी आउटडोर के अंदर सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी दोनों की सेम ही है और यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी भी दोनों फोनों की सेम है। बाकी इसके अलावा अगर बैटरी की बात की जाए तो सैमसंग के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वोट फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर ये चार्ज थोड़ा जल्दी हो जाता है जिसकी हम बात आगे करेंगे। बट एप्पल के अंदर 4323 mAh की बैटरी दी है और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी कम मिलती है, 27 वोट की फास्ट चार्जिंग है। बाकी यहाँ पर जब आप दोनों को चार्ज करोगे तो 75% तक दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही चार्ज होते हैं 50 मिनट में। लेकिन उसके आगे के जो 25% है उन्हें चार्ज होने में लग जाता है काफी तगड़ा टाइम। सैमसंग पूरा चार्ज होता है 1 घंटे 15 मिनट के अराउंड में, तो एप्पल होता है 1 घंटे 50 मिनट के अराउंड में चार्ज, पूरा 1 घंटा ले लेता है। और मेरे लिए तो ये चीज ठीक है क्योंकि मैं 85% तक ही फोन चार्ज करता हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो 100% तक फोन चार्ज करते हैं, तो काफी स्लो चार्जिंग हो जाती है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर बैटरी बैकअप की बात करें तो भाई इसमें बाजी मार जाता है एप्पल का बैटरी बैकअप ज्यादा सॉलिड है सैमसंग के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप दोनों को सेम भी यूज करोगे ना उसके बाद भी एप्पल का 2 घंटे का एसओटी ज्यादा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भाई काफी तगड़ा बैटरी बैकअप है, हालांकि इन्होंने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम कर दिया है। अब यहाँ पर दोनों ही वायरलेस चार्जिंग के साथ आते हैं, लेकिन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की शक्ति सिर्फ सैमसंग के फोन के अंदर दी है। अब यहाँ पर फोन के अंदर कुछ बचा नहीं है, हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो ऑल ओवर बताऊं तो यहाँ पर भाई वैल्यू फॉर मनी तो सैमसंग S22 अल्ट्रा लग रहा है क्योंकि ये कम दाम में आता है, लेकिन वहीं पर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो आप लंबे समय तक चला सकते हो, जिसमें आप गेमिंग कर सकते हो, वीडियो क्रिएट करना आपका प्रोफेशन है, आप फोन एज ए एसेट बाय करना चाहते हो तो भाई आईफोन की तरफ आप जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप इसे आराम से 4 से 5 साल चला सकते हो फोन को, क्योंकि इसके अपडेट भी मस्त मिलती है। बाकी इस बार मैंने इस फोन के अंदर ना कुछ बग भी नोट करे। एक बार तो चलता चलता फोन अटक गया था और मैं जब बाहर ले गया था फोटो क्लिक करने तो वहां पर तो ये बिल्कुल बंद ही हो गया था, जो आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो। फुल से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और ये हो गया हैंग। नया आईफोन पहली बार में ही भाई, और अभी तो गर्म भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों हो चुका है। तो मे भी एप्पल इसे जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स कर दे। बाकी आप बताना आपको कौन सा फोन अच्छा लगा और क्या आपको ऐसी वीडियो अच्छी है हमारे चैनल पर 20-20 मिनट की। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आ गया इसको करें टू वॉच योर हार्ट विल स्टे ट्यून्ड विद दैट बॉक्स गाइस।